स्वागत है, आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। देश का ओपिनियन पोल आज इंडिया टीवी पर। क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इस नए लक्ष्य को जो उन्होंने पार्टी को दिया है 370 सीटें प्लस, वहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे में क्या दिखाई दिया? पूरी 543 सीटों का सर्वे आज आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। बहुत सारे राज्यों की हम लोग बात कर चुके हैं। कुल 190 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है, जिसमें 160 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जीतने की हैसियत में हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की बात करें तो काफी पीछे छूटते हुए इंडिया गठबंधन 18 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य दल 12 सीटों पर जाकर के हमें ठहरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन 190 सीटों में हम लोग अब बात करेंगे जरा दक्षिण के कुछ राज्यों की, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बार निगाह है। दक्षिण के ये राज्य, जहां में से एक राज्य कर्नाटक पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है, आपने देखा ब्रेक से पहले, लेकिन बाकी 4 प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी, जहां भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ अभी उठना भी शुरू नहीं हुआ है, क्या इस चुनाव में वहां पर वो हमें खाता खोलते भी दिखाई देगी या उससे बेहतर करती हुई दिखाई दे सकती है? प्राची, अगर तेलंगाना से शुरू करें। बिल्कुल, आइए सबसे पहले बात तेलंगाना की कर लेते हैं। ये वो स्टेट है जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी को 19.65% वोट मिला था तेलंगाना में और 4 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। इस बार 1 सीट का इजाफा बीजेपी यहां कर रही है, यानी 17 में से 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है। बीआरएस को 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 9 सीटें जा सकती हैं और एआईएमआईएम भी 1 सीट जीत सकती है। यानी बीजेपी जो मार्जिन लेकर चल रही है, बीजेपी जिस फायदे के लेकर तेलंगाना में मेहनत कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज तेलंगाना में है, वो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट कम से कम यहां भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में और एक सीट प्राची जो आप एआईएमआईएम की बता रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो सीट हैदराबाद की ही होने जा रही है। लेकिन बीजेपी की ये जो 5 सीटें हैं उसमें एक निजामाबाद और एक सिकंदराबाद, यहां पर इजी विन दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं अगर करीमनगर की बात करें तो यहां पर क्लोज फाइट दिखाई दे रही है। विजय त्रिवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। विजय जी, तेलंगाना की लड़ाई पर ही सबसे पहले बात कर लें। 17 में से बीजेपी 5, बीआरएस 2, कांग्रेस 9, एआईएमआईएम 1 सीट। मुझे लगता है ठीक है ये, क्योंकि बीजेपी ने काफी मेहनत की और प्रधानमंत्री खासतौर से उसमें लगातार लगे हुए हैं और बीजेपी की पिछली बार 4 सीटें थी। कांग्रेस को फायदा तेलंगाना में हो रहा है क्योंकि जो चुनाव वहां पर हुआ और सरकार जैसे बनी है और पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी और अब तो सीएम हो गए हैं, वो भी एक मजबूत है। बीजेपी, मुझे लगता है तेलंगाना में जितनी मेहनत प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यदि वहां पर पार्टी के पास कोई स्ट्रांग लीडर प्रोजेक्ट करने के लिए होता, जैसे बंडी संजय कुमार थे जिसको हम लोग मानते रहे, उनको प्रोजेक्ट करते, या जी किशन रेड्डी को उस तरह से मजबूत नहीं माना जाता, यदि कोई स्ट्रांग लीडर होता तो शायद और नतीजा बेहतर हो सकता था। क्योंकि प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में बहुत मेहनत की है और एक ग्राफ भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अनुरूप मुझे जो है ना रिजल्ट नहीं दिख रहा है। ये जो मोदी का परिवार वाला मोमेंटम है वो भी यही तेलंगाना से खड़ा हो गया है। एक बार भावेश, आप तेलंगाना को लेकर जिस सीट पर आप क्लोज फाइट देख रहे हैं, करीमनगर, किन के बीच में? करीमनगर सीट है जहाँ पे बंदी संजय कुमार चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल ये है कि उन्होंने जो इंटरनल जो पार्टी के पॉलिटिक्स हैं उसी में आके उनकी विधानसभा चुनाव में भी वो हार गए थे। लेकिन तेलंगाना में आज की डेट में अभी भी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी एसेट्स वही हैं। वही बीजेपी को जो शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले वही है। विधानसभा चुनाव से पहले यदि बीजेपी वो मिस्टेक नहीं की होती, उनको हटाया तो शायद बीजेपी वहां पे बीआरएस के साथ फाइट में बीजेपी होती, कांग्रेस कहीं नहीं होती। लेकिन चलिए वो तो पास्ट की बात है। फिलहाल बात करते हैं जो 5 सीटें हैं उसमें आप देखिए करीमनगर को छोड़े बाकी जो 4 सीटें उसमें बीजेपी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में। 2 और सीटें जिसमें बीजेपी अपने लिए एक रास्ता देखे, एक नगर कुरुंग और एक जो इटाला राजेंद्रन को जहां से उन्होंने कैंडिडेट चाहिए थे, उन दोनों सीटों में शायद कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो तो उसमें बीजेपी हो सकता है कि एक बेनिफिशियरी साबित हो। हालांकि बहुत दूर की कोई इटाला राजेंद्रन के लिए बहुत अच्छा कोई फेस नहीं रहा है वहां पे। जब पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे तब भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस लगे थे। उसके बाद बीजेपी में तो उन्होंने एक बाई इलेक्शन जरूर जीता था, लेकिन उसके बाद फिर उनके लिए एक विधानसभा में 2 जगह से। विजय जी की बात पर आप क्या कहेंगे कि बीजेपी को अपनी तैयारी के लिहाज से इससे बेहतर करना चाहिए तेलंगाना में? बिल्कुल, देखिए यदि आप बीजेपी के लिए आप देखेंगे, यदि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी अधिकतर सीटों में होती है, आप देखेंगे कुछ पॉकेट्स अभी भी है जहां पे बीआरएस का भी बहुत अच्छा खासा आधार है। उस वोट को बीजेपी के लिए लेना अभी भी बहुत मुश्किल है, उनको समझाना, क्योंकि वो एक जो तेलंगाना का जो सेंटीमेंट था उससे अभी भी जुड़ा हुआ है, उसको बीजेपी को लेना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज ज्यादातर सीटों पर यदि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रही तो बीजेपी के लिए कुछ सीटें जीतना। अच्छा, विधानसभा चुनावों के बाद बीआरएस से कुछ सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में
आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, 3 सांसद बीआरएस के बीजेपी में शामिल हुए, इससे कोई फायदा राहुल जी होता हुआ नजर आएगा? देखिए, वहां पे वैसे भी बीआरएस का ग्राफ जो है गिर रहा है। जैसे अभी हम इटाला राजेंद्रन की बात कर रहे थे, मल्काजी गिरी एक सीट है, ये ऐसा माना जाता है कि ये सीट जो ऐसी है कि जिस पर बीजेपी जो है वो एक अपना नया मतलब प्रभाव डाल सकती है, वहां पे जीत हासिल कर सकती है। बाद में बंडी संजय कुमार की बात है, वो करीमगंज वाली जो सीट है वहां पे भी बीजेपी कंफर्टेबली अगर जीत सकती है। और ये मैं और भी सीटें बता सकता हूं आपको। निजामाबाद की सीट है, वो ऐसी सीट है जहां पे बीजेपी जीत सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर आपको कहीं पे सीटें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जो दक्षिण भारत है, तो वो एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी के पास बहुत स्कोप है, लेकिन आपको लगता है कि ये बीजेपी का मैक्सिमम है? जो इससे ज्यादा भी हो सकता है, हो सकता है। देखिए, जिस लेकिन तरह के बीजेपी वो का लीडर कौन है वहां, बता सकते हैं आप नाम? क्या चीज? लीडर की अगर मैं बात करूं, उधर बीजेपी का कौन लीडर है तेलंगाना में? आप आप जी किशन रेड्डी को नहीं मानते, आप बंडी संजय कुमार को नहीं मानते। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कौन है लीडर। मैं यही बोल रहा हूं। इस समय तेलंगाना का लीडर न जी किशन रेड्डी है न बंडी कुमार है। इस समय तेलंगाना का लीडर सुनील बंसल है, जो संगठन प्रभारी वहां पर। और अमित शाह जी ने उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी दी है, वेस्ट बंगाल की जिम्मेदारी उनको दी है और उड़ीसा की जिम्मेदारी संगठन प्रभारी बना हुआ है। सुनील बंसल ने पार्टी को यह कमिट किया और अमित शाह भी उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वहां से 4 सीटें जीती थी, उसे दुगना करने का टारगेट उन्हें दिया गया था सुनील बंसल को। और सुनील बंसल लगातार संगठन के स्तर पर काम कर रहे हैं और उन्हीं के कहने पर आदिलाबाद डबल, मतलब 8 सीट कम से कम, बिल्कुल 8 सीट का दिया हुआ है। और सुनील बंसल ये कह रहे हैं कि संगठन जिस हिसाब से वहां काम कर रहा है और उन्हीं के कहने पर आदिलाबाद के जो विधानसभा में वोट डबल हुआ इस बार, विधानसभा में वोट डबल हुआ था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो बीजेपी का ग्राफ है और बढ़ सकता है। चाहे अब आप बात करें कि किसके नाम पे, वैसे तो हम विधानसभा चुनाव में कई बार किसी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब भी जीत हो जाती है। तो मेरा ये कहना कि किसी एक पर्टिकुलर नाम पे चुनाव लड़े, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़े। अब बताइए विजय जी, 8 सीटें मुमकिन है? मुझे नहीं लगता आपको? एक मुश्त मुसलमानों का जो वोट है वो विधानसभा में कांग्रेस को मिला था, तो इस बार क्या कोई ध्रुवीकरण, कोई पोलराइजेशन होने की उम्मीद है? उससे ज्यादा मिलेगा कांग्रेस को इस बार मुसलमानों का वोट। यदि कुछ रह गया होगा जो बीआरएस को मिला था, वो वोट भी कांग्रेस को मिलेगा। इसलिए बहुत संभावना नहीं है कि बीजेपी को डबल नंबर पर पहुंच जाए। और नरेंद्र मोदी को तेलंगाना का लीडर कहना मतलब ठीक नहीं। वो तो नरेंद्र मोदी तो देश भर के लीडर है, बीजेपी के लीडर है। मैं ये कह रहा हूं कि सवाल वो नहीं, फेस नहीं है, लेकिन कोई पार्टी को ट्रिगर पॉइंट के लिए भी चाहिए होता है या ड्राइव करने के लिए चाहिए होता है। वो ड्राइव करने वाला लीडर तेलंगाना में बीजेपी के पास आज नहीं है, या बीजेपी ने नॉमिनेट नहीं किया। किसी को एक बार चाबी दी जाती ना। सुनील बंसल साहब संगठन का काम देखने वाले बहुत अच्छे लीडर हैं, आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं, संगठन का काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा किया हुआ है। लेकिन इलेक्शन को लड़ने के लिए संगठन के अलावा भी कुछ एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। अच्छा, जिस ट्रिगर पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री की जो संगारेड्डी में रैली थी, वो अपने परिवार, बार बार परिवार की बात कर रहे थे और एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास परिवार नहीं है तो विपक्षी दल मुझे टारगेट करने की कोशिश करते हैं, मेरा परिवार तो आप लोग हैं। क्या वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? नहीं, प्रधानमंत्री तो ट्रिगर पॉइंट पूरे देश भर के इलेक्शन में है बीजेपी के। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भी पॉकेट, हर पॉकेट को देखना पड़ेगा ना। एक क्लास मॉनिटर तो बनाना पड़ता है ना हर जगह। देखिए, मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, आपने 3 चुनाव अभी विधानसभा के लड़े। विधानसभा चुनाव में तो और जरूरी होता है कि कोई जो एक लीडर हो जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो नतीजा वही तो रहा फिर। नहीं जो 5 विधानसभा चुनाव लड़े, उसमें से 3 जो विधानसभा चुनाव थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पे नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, जीत गए आप। नहीं, और भारी संगठन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि राहुल जी, तेलंगाना और उन तीनों राज्यों में बहुत फर्क है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके अपने नाम पे अलग वोट पड़ते हैं, संगठन को जो पड़ते हैं वो तो पड़ते ही हैं। ठीक है, चलिए, तेलंगाना में आप दोनों सहमत नहीं हो पा रहे, मैं आंध्र प्रदेश में कोशिश करूंगा आपकी सुलह कराने की। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों का सर्वे आपके सामने आप रख देते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ पिछले चुनाव में, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि वो अपने सहयोगी दलों के साथ भले ही कुछ एनडीए में जोड़ ले, लेकिन उसका अपना कोई आधार आंध्र प्रदेश में फिलहाल नहीं है। 25 सीटें यहां पर वाईएसआर कांग्रेस एक बार फिर नंबर 1 पार्टी लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। टीडीपी 10 पर, वाईएसआरसीपी 15 पर और कांग्रेस पार्टी को भी कोई सीट नहीं। तो मतलब आंध्र प्रदेश की 25 सीटें डिवाइड हो रही हैं जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी के बीच में, चंद्रबाबू नायडू के बीच में। और इसमें टीडीपी का ग्राफ बढ़ रहा है, वाईएसआरसीपी का थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन उतना पॉलिटिकल वेट अभी वाईएसआरसीपी का डाउन नहीं हुआ कि आप कहें कि भाई यहां पर एक तरफा बात है। बिल्कुल बटी हुई सी राजनीति दिखाई दे रही है। देखिए, आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो बड़ा साफ है कि वहां चुनाव जो है वाईएसआरसीपी और टीडीपी के बीच ही होता है। दोनों की अगर आप पिछले रिकॉर्ड को भी देखेंगे तो दोनों के लगभग एक जैसे वोट शेयर हैं।
कभी इसको सीटें ज्यादा मिल जाती हैं, कभी उसको सीटें ज्यादा मिल जाती है। बीजेपी का आधार वहां पे बिल्कुल नगण्य है, मैं ये कहूंगा, बहुत खराब हालत है। यहाँ पे एक फैक्टर जो नया वो खड़ा हुआ है वो है वाईएसपी में जो उनकी बहन है, उन्होंने वो कांग्रेस में आई है, वहां कांग्रेस, शर्मिला जो है वो कांग्रेस में आई हैं। उसके कारण क्या वाईआरसीपी को कोई नुकसान होगा कांग्रेस के कारण, मतलब उनकी बहन के कारण? नहीं, देखिए इससे बीजेपी को जो तय करना है समीर जी, उसकी दुविधा और बढ़ गई होगी। अगर कोई एक तरफा अगर कोई लगता कि जीत हो रही है किसी दल की, तो आप फैसला कर सकते हैं। अब यहां पर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस दोनों ही मजबूत दिखाई दे रही है। नाजू, देखिए वाईएसआर कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आप 2019 की बात करेंगे तो 25 में से 22 सीटें जीती थी, तेलुगु देशम पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। और विधानसभा चुनाव की आप बात करोगे तो 175 में से 151 सीटें जगनमोहन रेड्डी को मिली हुई थी। पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था उन्होंने सबका। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी ने वहां पर भी पवन कल्याण की जनसेना के साथ गठबंधन किया है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए 3 सीटें पवन कल्याण को दी है। और तेलुगु देशम पार्टी को जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जो बड़ा वोट बैंक एनडीए में कौन आएगा? चंद्रबाबू नायडू आएंगे? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की भी बातचीत चल रही है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े। कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां पर गठबंधन में मिल सकती है। वहां पर वाईएसआरसीपी का वोट बैंक घट रहा है और टीडी के पास जा रहा है, ये तय है वहां पर। ये 10 सीटें अभी अन्य में जोड़े या एनडीए में जोड़े? भावेश, अभी तो हमने अन्य में जोड़ी जाएंगे वो बेसिकली, अभी अन्य में जोड़ा हुआ तो डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह क्या सोचते हैं कि उनको जोड़ना चाहिए इसमें या नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन मैं बीजेपी के पर्सपेक्टिव से बात करूं कि उनके लिए क्या हाँ स्कोप हो सकता है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश में 4-5 ऐसी सीटें जहां पे बीजेपी ट्रेडिशनली वहां पे कुछ कर सकती है। एक विशाखापट्टनम की, वहां पे हिंदी भाषी बहुत ज्यादा वोटर्स है। तिरुपति के प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले तिरुपति गए थे। एक विजयवाड़ा की सीट है, वहां पे बीजेपी के लिए एक अच्छा स्कोप दिख रहा है। और एक राजमुद्री जहां पे डी पुरांदेश्वरी जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। देखिए 2014 आप असेंबली और लोकसभा चुनाव जो साथ हुआ था आंध्र प्रदेश, उसको यदि ठीक से आप देखेंगे तो टीडीपी और वाईएसपी से वोट से लगभग एक जैसे था। लेकिन बीजेपी का एक एडवांटेज वोट के वजह से टीडीपी वहां पे सत्ता में आ गई थी। आज के डेट में देखेंगे वाईएसपी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि टीडीपी वहां पे बहुत कमजोर है, इसलिए थोड़ा पीछे। लेकिन जनसेना के आने के बाद उनमें एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखे। यदि बीजेपी का उनको साथ मिलता है तो संभव है कि वाईएसपी या जगनमोहन रेड्डी बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, अब एक बार बात केरल की भी कर लेते हैं। केरल की 20 सीटों पर स्थिति क्या है? बीजेपी कितनी सीटें ला सकती है? कांग्रेस, चूंकि वायनाड से राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, ये देखें इस वक्त बीजेपी 3 सीट, एलडीएफ 6 और यूडीएफ की 11 सीट, ये केरल की परिस्थिति है। इस पर भावेश जल्दी से क्विक कमेंट। देखिए, केरल में लगभग 8 ऐसी सीटें जहां 2019 में बीजेपी का वोट से लगभग 15% से 40% के आसपास रहा था। उसमें से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी अभी एज में है, हालांकि बहुत क्लोज फाइट है। सीट का नाम ले लेती हूँ। तिरुवनंतपुरम कौन जीत सकता है? तिरुवनंतपुरम में देखिए, पिछली 2014 में भी 2019 में भी शशि थरूर के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बीजेपी इस बार अपने केंद्रीय मंत्री को वहां पे चुनाव लड़ रही है और बीजेपी वहां पे एज है। पिछली बार भी जैसे मैंने कहा, यदि उनका सीपीएम के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता तो शशि थरूर आप, लेकिन इस सर्वे के बाद जो होगा उसके लिए तैयार है ना भाई? भावेश जो है बीजेपी को केरल में 3 सीट दे रहे हैं। आप बहुत ट्रोल होंगे इस पर। केरल में कैसे सीटें आ गई? मुझे पता है उसके लिए, मुझे पता है। अटिंगल को भी एक बार जोड़ दें, उसके बाद फिर आपके लिए शायद आपको लग रहा है ये उनका आंकड़ा होगा। यहाँ पे थ्रिसूर की सीट एक ऐसी है जहाँ पे बीजेपी जो है वो अच्छा कर सकती है। यहाँ पे तिरुवनंतपुरम की सीट ऐसी है जहाँ पे अच्छा कर सकती है। तिरुवनंतपुरम में चंद्रशेखर को आपने राजीव चंद्रशेखर को दिया भी है सीट। उसके अलावा अतिंगल की सीट, जैसे आप कह रही थी, अतिंगल वाली सीट एक ऐसी है जहाँ पे अच्छा, एर्नाकुलम की सीट है जिस पे बीजेपी, क्योंकि वहाँ पे वो जो है ए के एंटनी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता था, तो उनके बेटे भी इस बार चुनाव में वहां से नहीं। केरल की बात करें तो वायनाड की भी बात कीजिए, राहुल गांधी की सीट की भी बात कीजिए। नहीं, केरल हम तो ये मान रहे हैं कि जो जितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी वो कांग्रेस को केरल से ही मिलेंगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी, इसमें यूडीएफ में आप गिनिए, कांग्रेस पार्टी डाउन हो रही है। केरल से 15 सीटें थी कांग्रेस की, इस बार 11 सीटें यूडीएफ की दिखा रहे हो। यूडीएफ में 2 सीटें मुझे लग रहा है मुस्लिम होंगी, उन्होंने जो उनके जो है आईयूएमएल की 2 सीटें, तो कांग्रेस को 9 सीटें मिल रही है। अगर आप देखेंगे तो एक मल्लपुरम आईयूएमएल की सीट। हाँ, तो मुझे लगता है कि 2 राज्य जो पिछले चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा समर्थन दिया था, पंजाब और केरल से, उन दोनों राज्यों में कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन 52 सीटों का रहा था, उससे भी कम सीटें कांग्रेस मुझे लगता है 2024 में जाएगी, केरल और पंजाब के कारण।
क्योंकि किसी और राज्य में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें मिलती मुझे लग नहीं रही है। तो यह तय है कि कांग्रेस का प्रदर्शन 2014 और 2019 से भी बुरा होने वाला है। कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सा आगे का खराब हो सर्वे रहा है। देख लीजिए क्या पता कांग्रेस कहीं का से आ रही प्रदर्शन हो। तो देखिए खराब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जरूर बढ़ रहा है। 3 सीटें केरल में बीजेपी जीत सकती है अभी तक के ओपिनियन पोल के मुताबिक।